एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस को थीम वाइज पढ़ेंगे। ईवीएस में 6 थीम है और ये जो 6 थीम्स है ना, उसी थीम्स के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, विज्ञान के, सामाजिक विषय के, इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक जो भी है ना, सब कुछ इसी थीम के अकॉर्डिंग दिया है। तो हम ना पहले थीम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 6 थीम है, जिसमें सबसे पहला थीम है परिवार और मित्र। और परिवार और मित्र सबसे बड़ा थीम भी है, क्योंकि ये 4 उप थीम में बटा हुआ है। पहला उप थीम है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। ठीक, इसके बाद दूसरा थीम हो जाता है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां थीम होता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक, तो और हर साल मतलब हर एग्जाम में इस थीम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमने सोचा हम आपको थीम वाइज ही पढ़ाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए और इससे जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको तैयार भी हो जाए। और इस तरह से क्लास 3, 4 और 5 इस सारे ईवीएस के सारे चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे हर एक थीम में। तो इस थीम में जो हमारा पहला है परिवार और मित्र, इस थीम में आज हमने पहले दिन जो लिया है ना, जो हमने पहले दिन लिया है वह है आपसी संबंध। ठीक, आपसी संबंध में हमने क्लास 3, 4 और 5 तीनों से ही जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इन चैप्टर्स से, उन सारे चैप्टर्स को हमने इसमें लिया हुआ है और क्वेश्चन वाइज लिया है कि आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चे अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं। परिवार और मित्र हमारा थीम है और आपसी संबंध, तो इन संबंधों के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें पहले ही जानना होगा बच्चे अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं। पहला ऑप्शन है सहयोग और संस्कार, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति और रिश्तों की समझ, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक पेशा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बच्चे अपने परिवार से सहयोग की भावना सीखते हैं। कहते हैं ना, परिवार सबसे पहला स्कूल होता है। बच्चों का सबसे पहला जो स्कूल है वह क्या है? परिवार। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, अपने लोगों से सीखता है, उसके बाद वो बाहर जाता है ना। और बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है, तो सहयोग और संस्कार भी सीखता है। अपनी संस्कृति, उसके माता पिता कैसे क्या काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि घर में चप्पल निकाल के कुछ लोग जाते हैं, चप्पल बाहर निकाल के, कुछ लोग पूजा करके ही भोजन करते हैं। तो ये सारी संस्कृति बच्चा अपने परिवार से सीखता है। रिश्तों की समझ, दो लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता है, इसकी समझ भी बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक ऐसे ही पारिवारिक पेशा, बच्चे के परिवार में अगर कोई बिजनेस किया जाए, जो कोई पारिवारिक पेशा है, तो उसे भी बच्चा अपने घर से सीखता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली की साड़ियाँ जो बनती हैं, तो वहाँ के जो कारीगर हैं, पोचमपल्ली के जो कारीगर हैं, तो उनके बच्चे उन्हीं से वह काम सीख रहे हैं। जैसे कि कोई बढ़ई है तो उसका बच्चा घर से ही, उससे अपने परिवार से ही अपना पारिवारिक पेशा सीख सकता है। ठीक है, जैसे मधुबनी की पेंटिंग्स हैं, बच्चे अपने माता पिता से उसे सीख रहे हैं। तो ये सभी चीजें बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके साथ ही आप जान लीजिए, यहाँ पे चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, मतलब चूहा देख कम सकता है, लेकिन सूंघने की क्षमता, छूने की क्षमता और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। इसीलिए कहीं भी चूहे कितनी भी दूर से अपनी खाने वाली चीजों के पास पहुंच जाते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? यह बात कर रहे हैं थीम की, ये किन किन थीम पर आधारित है हमारा जो ईवीएस है। तो देखिए, पानी, वायु, भोजन और आवास, तो पानी भी है। इसकी जो तीसरी थीम है वो पानी ही है, दूसरा थीम भोजन है और चौथा थीम है आवास। इसमें वायु कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद हमें आता है नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पे। हम जो क्वेश्चन हमें देखने हैं, भारत में परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, भारत में दो तरह के परिवार होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार जब माता पिता और उनके बच्चे हों सिर्फ, तो वह होता है एकल परिवार। और जब माता पिता और बच्चों के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, अगर ये लोग भी रहते हैं तो वह संयुक्त परिवार होता है। तो भारत में ये दोनों ही तरह के परिवार पाए जाते हैं। गाँव में मुख्यतः संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और अगर शहरों की बात करें तो वहाँ एकल परिवार पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, परिवार वृक्ष का निर्माण क्यों किया जाता है? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जो होती है ना, इसमें सबसे नीचे सबसे नई पीढ़ी होती है, और उसके ऊपर बाकी उसकी पीढ़ियाँ होती जाती हैं। जैसे उनके मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के मम्मी पापा, ऐसे सारी पीढ़ियों के बारे में लिखा होता है। तो परिवार वृक्ष ना हमें बताता है पुरानी पीढ़ियों के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन पहला, वृक्षों का पता लगाने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। दूसरा, परिवार के वृक्ष का पता लगाने के लिए। परिवार के वृक्ष का पता लगाने के लिए नहीं, ये भी नहीं होते। तीसरा, परिवार की पीढ़ियों की जानकारी देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि परिवार की जितनी पीढ़ियां अब तक आई हुई हैं उनकी जानकारी के लिए यह परिवार वृक्ष का निर्माण किया जाता है। चौथा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने एक बार जब इसके बारे में डिटेल में बताया था, तो अपने वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि जैसे कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा हुआ, तो लोगों ने अपने अपने परिवार का अपनी वंशावली दी कि हम उस वंश से जुड़े हुए हैं, हम सूर्यवंशी हैं, उस वंश से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह अपने वंश के बारे में जानने के लिए, अपनी वंशावली जानने के लिए परिवार वृक्ष का निर्माण किया जाता है। अगला देख लेते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन 1, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। यह सभी नहीं है। तीसरा, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। चौथा, परिवार की परिभाषा गलत है। देखिए, तो इसमें होगा ना ऑप्शन नंबर 3 सही है। परिवार की अवधारणा को सिखाया जा रहा है कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, तो इस तरह उन्होंने सिखाया कि यह एकल परिवार कैसे बनता है। दूसरा, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, यह एक संयुक्त परिवार है। तो यहाँ पर वे परिवार की अवधारणा बता रही हैं कि परिवार कैसे होते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है। जिसे हमने बताया था ना कि बच्चा पारिवारिक पेशा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो किस राज्य में है? तो मधुबनी जानते हैं, यह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों ही नहीं होंगे, बिहार सही ऑप्शन होगा। यह बिहार के मधुबनी जिले की पेंटिंग है। वो एक कला है वहाँ की, वहाँ के लोग ये कला बनाते हैं, ये चित्र बनाते हैं मधुबनी के। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है? तो प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल, परिवार और मॉन्टेसरी स्कूल। तो बच्चे का जो पहला स्कूल है ना, वह उसका परिवार ही होता है, कुछ और नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पहले तो जान लो भाई, स्वच्छ भारत अभियान है क्या? खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना, यही है स्वच्छ भारत अभियान था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014, 15, 16, 19 और 17। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2014। और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक भारत पूरा स्वच्छ हो जाए, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो जाए। ठीक है, 2019 तक खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना किस अभियान का लक्ष्य था? स्वच्छ भारत अभियान 2014 का ये लक्ष्य था कि 2019 तक खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया जाए। निर्मल भारत अभियान, पूर्ण स्वच्छता अभियान, कोई नहीं। देखिए, निर्मल भारत अभियान
2012 में आया था। पूर्ण स्वच्छता अभियान उसके पहले था, और ये जो थे ना, इन्हीं का नाम बदल के बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान 2014, और इसका एक लक्ष्य बना दिया गया कि 2019 तक। ठीक है, बाकी समय कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। तो जान लेते हैं इसके बारे में। स्वच्छ भारत अभियान के लोगो जो का एक लोगो है, ठीक है, और ये जो लोगो है ना, जिसमें कि महात्मा गांधी के चश्मे के दोनों शीशे पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। इन शीशों को जोड़ने वाले हिस्से पर राष्ट्रीय तिरंगे को दर्शाया गया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरा देश गांधी के स्वच्छ भारत सपने को साकार करने के लिए एकजुट है। वही इसका स्लोगन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, और इसके लोगो में क्या है, महात्मा गांधी की जो का चश्मा, और एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत लिखा है, और उसको जोड़ने के लिए तिरंगे का प्रयोग किया गया है। और यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, एक जन आंदोलन था, जिसका लक्ष्य व्यापक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन करके घरों तथा समुदायों में शौचालयों का निर्माण करके तथा शौचालय के उपयोग की निगरानी हेतु एक जिम्मेदार तंत्र स्थापित करके वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना था। ठीक, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, सबसे पहला ही ऑप्शन है इसका सही होगा, मेंडल। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। फ्रायड, थार्नडाइक, पियाजे नहीं, इन्होंने तो बच्चों पे काम किया था ना। इन्होंने मेंडल जो है, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। अच्छा, मेंडल का काम किस पर था? अगला क्वेश्चन यही है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पर किए थे? जानवरों पर, मटर के पौधे पर, सरसों के पौधे पर, छोटे बच्चों पर। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जो किए थे वह मटर के पौधे पर किए थे। माता पिता से बच्चों में पहुंचने वाले गुण कौन से हैं? आंखों का रंग, घुंघराले बाल, भूरे बाल, ये सभी। तो माता पिता से बच्चों में ना ये सभी गुण पहुंचते हैं, आंखों का रंग भी, घुंघराले बाल भी, और भूरे बाल। जो भी बालों का मतलब रंग होता है, या बालों का बाल स्ट्रेच होंगे, सीधे होंगे, घुंघराले होंगे, या आंखों का रंग क्या होगा, आंखों की जो पुतली होती है उसका रंग क्या होगा, ये सब कुछ माता पिता से बच्चों में पहुंचने वाले गुण हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर हमने मेंडल्स लॉ की बात की है, तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए, और इन्होंने ये बताया कि बच्चों में जो मटर, अगर हम एक हरी मटर और एक पीली मटर लें और इनके बीच में अगर हम क्रॉस करा लें, तो अगले जो मटर के हमें जो बीज मिलेंगे ना, उसमें दोनों के ही गुण होंगे। मतलब हरी मटर के भी गुण होंगे और पीली मटर के भी गुण होंगे। तो यह जो बताया उन्होंने कि दोनों के ही गुण होते हैं, मतलब पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। तो यह सभी के लिए होता है, बच्चों के लिए भी, मतलब इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? तो देखिए, जैसे कि माता पिता के गुण बच्चों में पहुंचते हैं ना, उसी तरह से कुछ बीमारियां भी बच्चों में पहुंचती हैं। जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें कि रक्त अगर निकलना शुरू, कहीं अगर कट जाए और खून बहने लगे तो खून बहना बंद नहीं होता है। अमूमन क्या होता है कि कहीं कट जाए तो 30 सेकंड के अंदर खून बहना रुक जाता है, 30 से 40 सेकंड लगते हैं, खून बहना बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन जिनको हीमोफीलिया होता है उनको 24 घंटे तक भी खून बहना रुकता नहीं है। तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इसके साथ पीलिया, कुष्ठ और चेचक, ये आनुवांशिक बीमारी नहीं है, यह किसी ना किसी दूसरी चीजों की वजह से फैलते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों के अंदर, बच्चों में जाता है, और माता इसमें वाहक का काम करती है। जो माँ होती है, मदर होती है ना, वह सिर्फ वाहक का ही काम करती है। अगला क्वेश्चन है, पूरन पोली कहाँ का व्यंजन है? तो देखिए, पूरन पोली महाराष्ट्र का व्यंजन है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, महाराष्ट्र, या पूरन पोली महाराष्ट्र का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, आम के तोरण से घर कहाँ सजाया जाता है? तो देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी सजाया जाता है,
उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, जिससे कि जब घर भोज वगैरह होते हैं ना, तो आम के तोरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में आम के तोरण से घर को सजाया जाता है। जब भी कोई उत्सव होता है तो वहाँ पे आम के तोरण से घर को सजाया जाता है, और साथ ही नीचे रंगोली बनाई जाती है चावल या रंगों के द्वारा, फूलों के द्वारा रंगोली बनाई जाती है घर के मुख्य द्वार पे। अगला क्वेश्चन, नदियों पर बांध का निर्माण क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो बांध का निर्माण है ना, वह इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर हम पानी को इकट्ठा कर सकें, तेजी से एक जगह से पानी चलाएं, टरबाइन चल सके, पानी इकट्ठा हो सके और बिजली का निर्माण हो सके। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है बिजली निर्माण का, विद्युत निर्माण का। यह क्लास 5th के ईवीएस में है और बहुत ही संवेदनशील चैप्टर है यह, बांध का निर्माण। क्योंकि जब बांध का निर्माण होता है तो जिस गांव के आसपास बांध बनाया जाता है ना, पहली चीज वहां के बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, और दूसरी जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वहां के लोग बेघर हो जाते हैं। वहां के लोगों को वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उनका पूरा तंत्र बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। कि जैसे जो भी लोग जहाँ भी रहते हैं ना, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, अपने गांव में जहाँ रहते हैं, तो हमें वहां से एक लगाव होता है। जैसे ही हमें वहां से अगर बेघर कर दिया जाए, हम अपनी मर्जी से जाएं तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें वहां से बेघर कर दिया जाए वहां, और वैसी सुविधाएं भी हमें ना मिले, तो यह एक संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। और हमेशा ही बच्चों पर इसका काफी असर पड़ता है, काफी लोगों, बच्चों और बुजुर्गों पर इसका काफी ज्यादा ही असर पड़ता है। तो यह काफी संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसको क्लास 5th की ईवीएस में रखा गया है। जाएं तो जाएं कहाँ चैप्टर के अंतर्गत। तो देख लेते हैं नदियों पर बांध का निर्माण क्यों किया जाता है। पहला, मछली पालन के लिए, दूसरा विद्युत उत्पादन के लिए, तीसरा पर्यटन के लिए, चौथा पानी इकट्ठा करने के लिए। तो देखिए, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है विद्युत उत्पादन के लिए, यह सही ऑप्शन है। विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। दूसरा ऑप्शन, रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तीसरा ऑप्शन, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। चौथा, मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। रात में समय मच्छर द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो है ना, वो एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। एनाफिलीज मादा मच्छर होती है जिसके काटने के कारण मलेरिया होता है, और यह मच्छर ना रात को ही काटते हैं। मलेरिया के मच्छर रात में ही काटते हैं। तीसरा, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। तो बिल्कुल सही, मलेरिया मच्छरों के कारण द्वारा काटने के कारण ही होता है। चौथा, मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। बिल्कुल सही है, नर मच्छर काटते ही नहीं है। नर मच्छर फूलों का रस लेते हैं, तो वे काटते नहीं है। तो काटने का काम सिर्फ मादा मच्छर करती है, और मलेरिया मच्छर के द्वारा ही होता है। और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, मतलब एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं, वे रात के समय ही काटते हैं। इस तीनों चीजें सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मादा मच्छर के काटने से तभी होगा जब उस मच्छर ने पहले किसी मलेरिया के रोगी को काटा हो, तब उसका खून उसके अंदर जाएगा, और उस खून के साथ साथ बहुत सारे जो वे जीव हैं, जो प्रोटोजोअन्स हैं, जो कि उसके अंदर पहुंच गए हैं, जो मलेरिया के रोग के कारक होते हैं, जो उस मच्छर के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो जब वो दूसरे को काटेगी तो उसके द्वारा वह दूसरे इंसान में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, बांध निर्माण से वहां के निवासियों पर क्या असर पड़ता है? पहला, कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, जो छोटे, जैसे कि बांध निर्माण जब होता है तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, तो ऐसे अकुशल जो श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक, उनको रोजगार मिलता है। दूसरा, काफी लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ता है। हाँ, वहाँ कभी कभी पूरे गांव भी खाली करा लिए जाते हैं। जहाँ पे बांध का निर्माण होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब भी बनाया जाता है,
तो इसलिए पूरा का पूरा गांव ही खाली करा दिया जाता है। तीसरा, बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। जब वहाँ के लोग वहाँ से हटेंगे तो जहाँ जाएंगे फिर वहाँ को उनको बसने में, वहाँ विद्यालय है कि नहीं है, विद्यालय है तो पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं वहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में मेमे लेक किसे कहते हैं? देखिए कश्मीर में की तीन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे पहले भी कि 3 वर्ड्स वहां से हमने सीखे हैं, आमाले, आबाले और मेमेले। ठीक है, तो मेमेले दादाजी को कहा जाता है। कश्मीर में मेमेले किसे कहते हैं? दादाजी को। आमाले माताजी को, और आबाले अब्बा, जैसे अब्बा बोलते हैं ना, अब्बा से आबा समझिए तो आबाले पिता को कहते हैं। अम्मा से आमा समझिए तो आमा ले माता को कहते हैं, और मेमेले दादाजी को कहते हैं। ठीक, अगले देखिए यही आमाले, आबाले और मेमेले है। आमाले मतलब अम्मा, आबाले मतलब पापा, और मेमेले मतलब दादाजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्यों बदल रहे हैं? देखिए पहले जो हमारे परिवार होते थे ना भारत में, सभी संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सब कुछ सभी लोग रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही रह रहे हैं, परिवार बिखर चुके हैं। तो इनके बिखरने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपसी तकरार की वजह से बहुत सारे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपसी तकरार हो रही है और लोग अलग हो जा रहे हैं। दूसरा, नौकरी में तबादले की वजह से, जैसे कि काफी दूर किसी की नौकरी लगी शहर में, तो वह गांव से जब शहर जाएगा तो अपने सबको तो ले नहीं जा सकता, अपनी पत्नी और बच्चों को ही ले जा सकता है। तो एक छोटी सी फैमिली का एक टुकड़ा होता है, एकल परिवार में टूट जाता है और वो टुकड़ा चला जाता है। तीसरा, कम आमदनी की वजह से लोगों के पास जब आमदनी कम होती है तो वे अलग हो जाते हैं, कि उतनी आमदनी में वे सबका खर्च नहीं चला पाते, तो वे अपना परिवार लेके अलग हो जाते हैं। तो इन सभी वजहों की वजह से संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है? तो देखिए 18, पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से कम की लड़की का विवाह गैर कानूनी है, सही है। दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह गैर कानूनी है, ये भी सही है। तीसरा, नाबालिग लड़की की शादी कराने वाले को सजा और जुर्माने का दंड दिया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी तीनों ही सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम यह है कि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के नाबालिग होते हैं, और नाबालिग बच्चों का विवाह जो होता है वह गैर कानूनी होता है। अगर किसी नाबालिग लड़की का विवाह किसी बालिग लड़के से कराया गया तो उस बालिग लड़के का, उसके माता पिता और जिसने विवाह कराया वे सभी लोग जेल जाएंगे और उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समानता का अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो देखिए जो समानता का अधिकार है ना हमारे संविधान के भाग 3 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भाग 3 समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विभिन्न प्रकार की हमें समानताएं दी गई हैं वहां पर हमारे संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ भी है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य में ना सभी जीवों में एक निश्चित जोड़ी के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह सभी गुणसूत्र ना जोड़ी में ही होते हैं। तो अगर ये पूछता है कितने जोड़ी तो 23 जोड़ी, और अगर ये पूछता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ये जो जोड़ी है, एक जोड़ी में 2 होंगे ना, तो इनको 2 से गुणा कर दो तो कितने आए 46। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घरों की जमीन की गोबर से क्यों लिपाई की जाती है? तो यह क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं किस चैप्टर से दिया है, वहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो उस समय पाकिस्तान से काफ़ी लोग भारत में आए थे और काफ़ी लोग भारत से भी पाकिस्तान में गए थे। तो जो लोग
आए वहां से तो उनको रखा गया था, सबसे पहले कैंप में रखा गया दिल्ली में, और फिर उनको हरियाणा के सोहना गांव में जमीन दी गई। तो वहां उन लोगों ने घर बनाया। तो पहले के जो घर बनते थे वो किसके बनते थे? मिट्टी के बनते थे। तो उन लोगों ने मिट्टी के घर बनाए। तो उसी की बात की गई है कि मिट्टी के घरों को जमीन के गोबर से क्यों लिपाई की जाती है। तो इसलिए पहला कि गोबर पवित्र होता है, दूसरा इससे जमीन में कीड़े नहीं लगते, तीसरा इससे जमीन साफ रहती है, चौथा यह आसानी से मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इससे जमीन में कीड़े नहीं लगते। अगला क्वेश्चन, पहले के घरों की छत लकड़ी की बनती थी, उसे दीमक से बचाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए वही सोहना गांव की ही बात है कि अगर उन लोगों ने मिट्टी का घर बनाया तो ऊपर जो छत बनाई, वो जो छज्जा बनाया वो किसका बनाया? तो उन्होंने उसको लकड़ी से बनाया। तो लकड़ी में दीमक न लगे, लकड़ी ज्यादा दिनों तक चले, तो इसके लिए उन लोगों ने जिन लकड़ियों का प्रयोग किया वे लकड़ियां कौन थी? और बात हरियाणा की है, तो हरियाणा में कौन सी लकड़ी मिलती है? ठीक है, वहां जो चीजें मिलती हैं आसानी से, जो उपयुक्त हैं, उन्हीं का तो प्रयोग करेंगे ना। तो आम, कीकर और नीम, अमरूद और जामुन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कीकर और नीम। हरियाणा में कीकर और नीम काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए गोबर से लिपाई की जब मैंने बात की यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो वहां पर हरियाणा में सॉरी जानवर की संख्या काफी ज्यादा है, तो वहां पर गोबर मिलना भी आसान है। ठीक, और यहाँ पे उनकी जो छत है वो कीकर और नीम की बनाई, क्योंकि वहां पे कीकर और नीम के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो देखिए, रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? चेचक, मलेरिया, पोलियो और निमोनिया। ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी हो सकती है? देखिए, चेचक किसी जीवाणु से नहीं होता, यह वायरस से होता है। ठीक है, चेचक क्या है? एक वायरस से होता है, तो यह पानी की वजह से नहीं होगा। दूसरा, मलेरिया की बात करें तो जो मलेरिया के मच्छर है ना, वो पानी में ही अंडे देते हैं। कोई भी मच्छर जो होते हैं वे क्या होते हैं? पानी में अंडे देते हैं, तो ये हो सकता है। तीसरा, हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो गंदा पानी पीने की वजह से ही होता है। जो अगर पानी में पोलियो के जीवाणु हैं तो वो हो सकता है अगर गंदा पानी पिया जाए तो। चौथा है निमोनिया, तो निमोनिया गंदे पानी की वजह से नहीं होता। तो तीसरा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, पोलियो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के द्वारा होती हैं? पहला ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स और तीसरा डेंगू। देखिए, HIV एड्स जो है ना वह किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पर अगर HIV एड्स है तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा, HIV एड्स, हैजा और डेंगू, तो सीधे समझ लें HIV एड्स इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। तीसरा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, और चौथा मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया। तो देखिए, जो हैजा है ना वह मच्छरों की वजह से नहीं होता, यह मक्खियों की वजह से होता है। गंदगी को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह फैलाती हैं मक्खियाँ, उसकी वजह से हो जाता है। तो यह भी नहीं होगा, हैजा नहीं होता उनके वजह से। तो अगला जो ऑप्शन बचा वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? मच्छरों की वजह से। बस, तो ये हमारे